देखिए उसके बाद फाइलम इसके एलिमेंट्स में हमने जितने जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़े, उसके बाद आता है इसमें देखो बेटा, अभी अभी अपन ने बात किया था कि इनके अंदर बॉडी वॉल जो होती है, बॉडी वॉल के अंदर 3 लेयर होती है, क्यूटिकल, एपिडर्मिस एंड मसल लेयर। ओके, अब जो मैं बात कर रहा था कि उसे स्यूडोसिलोम क्यों कहते हैं, स्यूडोसिलोम इनकी जो बॉडी कैविटी होती है उसको स्यूडोसिलोम क्यों कहते हैं, वहां पर भी अपन ने बात की, लिख भी दिया मैंने वही बात कि एक कैविटी इज प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इंटेस्टाइन, आंत्र, मतलब आंत्र के और बॉडी कैविटी के बीच में जो स्पेस है, तो विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान यहाँ से स्टार्ट हो गया था, बताओ ना चाहिए आपको, फिर लिख देता हूँ एक बार। बॉडी प्लान कौन सा है, ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान, ना ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान है, ट्यूब विद इन द ट्यूब, अभी बात करेंगे इसे क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, जो कैविटी है, जो गुहा है, उसे हम देह गुहा बोल रहे हैं। लेकिन क्योंकि मैंने फिर कहा कि इसकी जो एलिमेंट्री किनार होती है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, जो इसके अंदर आंत्र होती है, उस आंत्र के चारों तरफ की कवरिंग या आंत्र खुद मस्कुलर लेयर नहीं रखती है, स्नायु स्तर नहीं धरा हुआ इसे। फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा है ना कि हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, एलिमेंट्री किनार, इसमें 4 लेयर होती है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, स्नायु स्तर અને પછી सीरोसा, ठीक है ना। तो सीरोसा मस्कुलर लेयर, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा, यही बोलो। लेकिन यहाँ पर तो मस्कुलर लेयर है ही नहीं, यहाँ की तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसी है, नॉन मस्कुलर लिखा है, नॉन मस्कुलर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इंटेस्टाइन इज स्ट्रेट एंड नॉन मस्कुलर। नॉन मस्कुलर है मतलब क्या है कि वो मेसोडर्म उसके अंदर है ही नहीं, ठीक है। तो जब एक तरफ मेसोडर्म नहीं है, बॉडी वॉल में एक तरफ मस्कुलर लेयर है लेकिन वो भी कंप्लीट नहीं है, तो साफ लिखा हुआ है नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। और ऐसी कैविटी जो जिसमें दोनों तरफ मेसोडर्म से आश्रित ना हो, वो क्या कहलाती है, वो क्या सच्ची देह गुहा कहलाएगी, कभी वो कहलाती है आभासी देह गुहा या स्यूडोसिलोम। आभासी देह गुहा इसीलिए कहते हैं क्योंकि इट इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। और उस देह गुहा के अंदर जैसा कि मैंने कहा कि फ्लूइड भरा होता है, जिसे स्यूडोसिलोम में फ्लूइड कहते हैं। इनका हाइड्रोस्केलेटन भी वही बनाएगा, इनके शरीर की शेप को मेंटेन रखने का काम भी यही फ्लूइड करेगा, इसीलिए ये फ्लूइड यहाँ पर हाइड्रोस्केलेटन का काम भी करता है। अगर ऐसा भी पूछा जाए तो ये भी याद रखिएगा, जनरली कॉमन सेंस लगा कर भी आंसर दे सकते हो कि भाई कोई स्केलेटल सिस्टम है नहीं तो फिर स्केलेटल सिस्टम बना कैसे, बॉडी शेप मेंटेन कैसे। अरे भाई हमारी हड्डियां हैं तभी तो अपना शेप है, तो इनके अंदर जो इनका ट्यूबुलर शेप बन रहा है, जो नलिकाकार इनकी संरचना बन रही है, तो नलिकाकार बनी कैसे रह रही है, क्योंकि इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है वो प्रेशर लगा रहा है, और वो फ्लूइड कौन सा है, स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड इनकी देह गुहा में भरा हुआ है। ओके, दोनों बॉडी याद रखिए। बॉडी कैविटी किस चीज के बीच में पाई जाती है, बॉडी वॉल एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नॉन मस्कुलर है, मतलब मेसोडर्म नहीं है, ठीक है। तो इट इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, तो बॉडी कैविटी इन दोनों के बीच में है, तो क्या बोलेंगे कि उसमें जब मेसोडर्म नहीं है तो ये जो स्पेस है ये भी मेसोडर्म से लाइन दोनों तरफ से नहीं है, इसलिए ऐसी देह गुहा को क्या बोलेंगे, ऐसी बॉडी कैविटी को स्यूडोसिलोम। ओके, इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, उसे क्या बोलते हैं, स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड। पहला पॉइंट क्लियर, बॉडी कैविटी एकदम क्लियर। नंबर 2, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी तक जो अपन ने पढ़ा पोरीफेरा में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ही नहीं, सिलेंट्रेटा में डाइजेस्टिव के ट्रैक्ट उसमें भी कंप्लीट नहीं है। ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान बोल रहे थे अपन वहाँ पर, ब्लाइंड सेक क्यों बोल रहे थे, क्योंकि माउथ है, एनस नहीं है, जिससे खाते हैं उसी से जाते हैं, बराबर। लेकिन इनके अंदर ऐसा नहीं है, इनके अंदर डाइजेस्टिव किनारा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट है, मतलब माउथ भी है, एनस भी है। लेकिन माउथ की खास बात भी याद रखनी है कि माउथ के अंदर स्पेशलाइज्ड मस्कुलर फेरिंग्स पाई जाती है। माउथ जो होता है वो स्पेशलाइज्ड हो जाता है और एक फेरिंग्स टाइप की संरचना आता है जो मस्कुलर फेरिंग्स जिसे बोल देते हैं, ठीक है।
स्नायु में कंठनली, इनका माउथ इधर आता है, ठीक है। चल इंटेस्टाइन स्ट्रेट, जनरली स्ट्रेट होता है तो इंटेस्टाइन भी स्ट्रेट होगी, ठीक है। नॉन मस्कुलर, इट इज इंपॉर्टेंट। नॉन मस्कुलर मतलब स्नायु रहित इनकी वॉल में, जो हमने कहा था कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एलिमेंट्री कैनाल में भी क्या नहीं होगा, स्नायु नहीं होंगे। तो अब यहां से चेंज हो गया, अभी तक चल रहा था ब्लाइंड साइड बॉडी प्लेन, अब कौन सा आ गया, माउथ भी आ गया, एनएस भी आ गया, यानी कंप्लीट ट्रैक्ट हो गया, यानी ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लेन स्टार्ट हो चुका है यहां से। आगे सब में, यानी कि एस्केलेटन्स के बाद जब आप पढ़ोगे आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोडेटा, सभी में ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लेन होगा। आगे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, बस ये याद रखना स्टार्ट कहां से होगा, यहीं से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ट्यूब विद इन द ट्यूब क्यों बोला, माउथ में एलिमेंट्री कैनाल में माउथ भी है और एनएस भी है, क्लियर। नंबर 3 गैस एक्सचेंज, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम इज एब्सेंट और जनरल बॉडी सर्विस के लिए रेस्पिरेशन करेंगे, सिंपल है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज आल्सो एब्सेंट, कोई स्पेशलाइज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, वही हुआ है, वही सब कुछ कर रही है, ठीक है, सिंपल है। और जनरली देखो यार, सिंपल सी बात है, सर्कुलेटरी सिस्टम उनको चाहिए होता है जो फूड को डाइजेस्ट कर रहे हो, ये तो डाइजेस्टेड फूड को खाते हैं, पैरासिटिक होते हैं ना, ये भी तो पैरासिटिक होते हैं ना, ज़्यादातर पैरासिटिक है, तो फिर भैया उन्हें एलिमेंट सर्कुलेटरी सिस्टम का भी कोई काम नहीं है। और अगर नहीं भी है पैरासिटिक, मान लो फ्री लिविंग भी है, तो उनके अंदर भी जो स्यूडोसिलोम है वही क्या काम कर देगी, सर्कुलेटरी सिस्टम का काम कर देगी, सिंपल है, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम ये इंपॉर्टेंट है, इनके अंदर भी स्पेशलाइज्ड एक एक्सक्रीटरी कैनाल पाई जाती है, एक्सक्रीटरी सेल्स पाई जाती है, जैसे इससे पहले वाले में प्लांट सेल थी, ज्योत कोष, यहां पर भी है रेनेट कोष। ये रेनेट कोष किस शेप की होती है वो आपको याद रखना है, ये एच शेप रेनेट कोष होती है जो इनमें एक्सक्रीटरी ट्यूब का काम करेगी, यानी ये एक एच शेप ट्यूब के रूप में होती है बॉडी के अंदर, ठीक है। एच शेप होती है पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई है, ताकि अलग अलग जगहों से ये एक्सक्रीटरी मटेरियल को क्या कर सके, स्टोर करके उन्हें एक्सक्रीट कर सके, रिमूव कर सके बॉडी से। एक्सक्रीटरी मटेरियल जनरली अमोनिया, अभी एक शब्द अमोनिया आ रहा है, इसमें भी अमोनिया ही है, ओके। नर्वस सिस्टम देखो, अब नर्वस सिस्टम की कोई खास जरूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि नर्वस सिस्टम जो पैरासाइटिक फॉर्म होगी ज़्यादातर, तो उनको भैया क्या दिमाग लगाना, क्या करना, क्या खाना पकड़ने की आवश्यकता है नहीं, पाचन करने की आवश्यकता है नहीं, तो फिर काय को ज़्यादा दिमाग लगाना, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनी है वो इसी आधार पर बनी है, ठीक है। तो इनके अंदर भी नर्वस सिस्टम ज़्यादा डेवलप नहीं है, फिर भी आपको याद रखना है कि इनके अंदर सेरेब्रल गैंग्लिया, यानी जो ब्रेन है, सिविलाइजेशन में हेड पार्ट जो होगा, हेड पार्ट के लिए सेरेब्रल बॉडी यूज में आता है, आपने पढ़ा है, वृद्ध मस्तिष्क को सेरिब्रम बोलते हैं ना, वृद्ध मस्तिष्क गोलार्ध, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, तो वृद्ध मस्तिष्क के लिए सेरेब्रल बॉडी यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी मस्तिष्क में जो मौजूद होंगे नर्व की सेल्स का जो बॉडी प्रेजेंट होंगी उन्हें गैंग्लिया कहते हैं। तो ब्रेन के अंदर मौजूद होंगे सेरेब्रल गैंग्लिया, फिर उनसे निकलेगी सर्कमसेंट्रिक नर्व रिंग विद एंटीरियर एंड पोस्टीरियर नर्व, समझे, यानी कि सर्कमसेंट्रिक नर्व रिंग, सेरेब्रल गैंग्लिया एंड सर्कमसेंट्रिक नर्व रिंग विद एंटीरियर एंड पोस्टीरियर नर्व। मतलब समझो, डायग्राम से समझाता हूँ। सर्कमसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, देखो भाई, ये एक सर्कल, इसके अंदर एक और सर्कल, लेकिन सेंटर दोनों का सेम, इसे बोलते हैं सर्कमसेंट्रिक रिंग, ठीक है, विद एंटीरियर एंड पोस्टीरियर नर्व, यानी इससे निकलेगी एंटीरियर नर्व एंड पोस्टीरियर नर्व, ठीक है। तो इनसे इस तरीके से एंटीरियर पोस्टीरियर नर्व्स निकलती हैं, और अग्र और पश्च नर्व्स के साथ सेरेब्रल गैंग्लिया पाया जाएगा, ये इनका नर्वस सिस्टम बनाता है, बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है। इसके बाद आता है अब देखो, नर्वस सिस्टम है तो वो सेंसरी ऑर्गन भी होंगे, थोड़े बहुत तो होंगे, तो इनके अंदर कुछ सेंसरी ऑर्गन भी पाए जाते हैं। उन सेंसरी ऑर्गन्स के जो नेम है वो आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हो कि इनके अंदर
एम्फिट्स, पेपिला, ये सब डोर्सल लिप ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग यहाँ पर नर्वस सिस्टम में याद रख सकते हैं कि इनके माउथ के आसपास कुछ सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिन्हें एम्फिट्स कहते हैं, कुछ पेपिलास पाए जाते हैं और एक डोर्सल लिप होता है। ये सब सेंसरी ऑर्गन में आते हैं जो सेंस का पता लगाएंगे। ठीक है, एम्फिट्स पाए जाते हैं, पेपिला पाए जाते हैं, डोर्सल पाए जाते हैं, ये सेंसरी ऑर्गन्स हैं। बट ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, याद रखने के लिए देख लेते हैं। चल अब आते हैं इनके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये एनिमल्स किस तरह के होते हैं? ये एनिमल्स अभी तक हम पढ़ रहे थे, पेट्रोलियम्स, हर्माफ्रोडाइट, पॉलीथेरम्स, हर्माफ्रोडाइट्स। ठीक है, इसके बाद ये सिलेंड्रेट्स, हर्माफ्रोडाइट। लेकिन ये कैसे होंगे? इनमें चेंजेस आ गया, यहाँ से थोड़ा सा चेंजेस आ गया, यूनिसेक्सुअल हो गए, मेल अलग फीमेल अलग। ओके, और जिनमें सेक्सेस आर सेपरेट, मेल फीमेल अगर सेपरेट हो, ऐसा क्या बोलते हैं? डायोसिस, द्विसदनी और यूनिसेक्सुअल एकलिंगी। ठीक है, डायोसिस यूनिसेक्सुअल होते हैं और इनमें मेल और फीमेल को आसानी से डिस्टिंक्ट किया जा सकता है। डिस्टिंक्ट होते हैं, सेपरेट देखा जा सकता है, पहचाना जा सकता है। फीमेल जनरली लंबी होती है, मेल छोटे होते हैं। फीमेल स्ट्रेट होती है, मेल पीछे से थोड़ा सा टेढ़ा होता है। वो भी डायग्राम देखेंगे हम, तब उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। अभी फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि मेल फीमेल जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं और उनको आसानी से पहचाना जा सकता है। मेल लंबी है, मेल छोटा है, फीमेल लंबी है। ठीक है, मेल जो होंगी वो कैसी है बेचारी? सीधी सादी। सॉरी, फीमेल जो है वो कैसी है बेचारी? सीधी सादी, बिल्कुल स्ट्रेट, सीधी, एकदम सीधी। ठीक है, स्ट्रेट। जबकि मेल कैसे? टेढ़े, नीचे से टेढ़े होते हैं। ठीक है, और मेल जो है वो नीचे से टेढ़े होते हैं, जबकि फीमेल जो है वो बिल्कुल बेचारी स्ट्रेट होती है। ठीक है, चलिए फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे तो क्योंकि मेल फीमेल अलग अलग हैं, कॉपरेटिव ऑर्गन भी इनमें होते हैं, तो इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। फीमेल की बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा और उसके बाद इनकी फीमेल एग्स देती है। हाँ जी, काइटिनियस एग्स देती है, काइटिन का उनपे शेल कवरिंग होती है। ठीक है, ये भी याद रखना, इनके एग्स जो होते हैं वो काइटिनियस की शेल कवरिंग पाई जाती है उनके ऊपर। तो ये हमने बात किया इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद डायरेक्टली बेबी प्रोड्यूस हो जाते हैं जनरली मोस्टली डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब क्या है? कोई लार्वा अवस्था प्रेजेंट नहीं है, यस, लार्वा अवस्था एब्सेंट, इसीलिए डायरेक्ट प्रत्यक्ष डेवलपमेंट। अगर लार्वा होता तो क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, यानी पहले लार्वा फिर बाद में बेबी बनता, एडल्ट बनता। ठीक है, लेकिन दो एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है इंपॉर्टेंटली, और उनके लार्वा के नाम याद रखने हैं। एस्केरिस एंड बुचेरेडियम। बुचेरेडियम ब्रोंकोपोडाई पढ़ा होगा 12th क्लास में कि बुचेरेडियम ब्रोंकोपोडाई हाथी पगा रोग डिजीज कोज करता है ना, ये 12th की बात बता रहा हूँ। तो यहाँ पर एनिमल किंगडम के अंदर बुचेरेडियम नाम आ रहा है, और ये आप लोगों के ह्यूमन हेल्थ डिजीज में भी आता है बुचेरेडियम ब्रोंकोपोडाई, वो हाथी पगा रोग डिजीज कोज करता है। तो यहाँ पर भी वही है ये, लेकिन आपको ये याद रखना है कि इसके अंदर लार्वा कंडीशन पाई जाती है जिसका नाम क्या है? माइक्रोफिलेरी। माइक्रोफिलेरी लार्वा कंडीशंस आर प्रेजेंट इन बुचेरेडियम एंड रेप्टिफॉर्म लार्वा इज प्रेजेंट इन एस्केरिस। ये दोनों अपवाद हैं, बाकी सब में डेवलपमेंट डायरेक्ट है, केवल इन दोनों में डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होगा। लार्वा स्टेज प्रेजेंट है। लार्वा स्टेज प्रेजेंट का मतलब डेवलपमेंट कौन सा हो गया? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है इन दोनों में। क्यों है? क्योंकि इनमें कौन सी अवस्था पाई जा रही है? लार्वल स्टेज आर प्रेजेंट। जहाँ पे लार्वा होगा वो परोक्ष, इनडायरेक्ट। जहाँ लार्वा नहीं होगा, डायरेक्ट बेबी होंगे, वो डायरेक्ट, प्रत्यक्ष। ओके, चलिए इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इन्हीं में से कुछ चीज़ों को हम डायग्राम के साथ समझेंगे।
ठीक है। जैसे इसमें मेल और फीमेल अलग अलग हैं तो कैसे दिखते होंगे, क्या डिफरेंसेस है, सबको अभी विद डायग्राम हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये सारे पॉइंट्स एकदम अच्छे से क्लियर होने चाहिए, इनके लार्वा के नेम याद होने चाहिए। इस तरीके से आपका एसक्यूएल सूत्रकृमि वाला जो पोर्शन है ये लगभग अप्रोक्सीमेट कंप्लीट हो चुका है। इसका पूरा का पूरा जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो आप याद रखिएगा, उनके अलावा बाकी कोई खास बात है नहीं, ठीक है। ग्रेनेड से याद रखना है, इस पूरे में आवासीय हुआ याद रखना है, प्लस नॉन मस्कुलर इंटेस्टाइन याद रखना है, बाकी सब नॉर्मल है, जनरली एब्सेंट। और सबसे इम्पोर्टेंट ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये डायसेक्स होते हैं, यूनिसेक्स होते हैं। अभी तक सारे के सारे बाइसेक्सुअल आए थे, ठीक है। चलिए ओके डन। चलिए तो हमने कहा था कि जितने भी अपने पढ़ा है इनके एग्जाम्पल्स, लास्ट पॉइंट भी आता है एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए। ये एग्जाम्पल्स है, देखिए एस्केरिस लुब्रिकोइडस, बुचेलेरिया पेंटोप्टाइड, ट्राइचिडिया स्पाइरलिस, ट्राइचुरिया, एंटेरोबियस, एनसाइक्लोस्टोमा, ड्रैगनक्यूलस, लोअर। ये 8 एग्जाम्पल्स आपको लर्न होने चाहिए। उसमें सबसे कॉमन वर्म है एस्केरिस, जिसका डायग्राम आपके सामने है। जैसे मैंने पिछली क्लास में कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस होता है डेविथ डायग्राम। तो देखिएगा इसमें ध्यान से, ये एस्केरिस लुब्रिकोइडस जो जनरली इंसानों में पैरासाइट के रूप में पाया जाता है, ये इंसान में पाया जाने वाला सबसे कॉमन वर्म है। सबसे कॉमन अगर कोई कृमि है जो इंसानों में पाया जाता है वो एस्केरिस लुब्रिकोइडस है, जो आपके अंदर एस्केरियोसिस रोग कोज करता है। और अगर देखिए अब ये जनरली छोटे बच्चे जो होते हैं जो मिट्टी में खेलते हैं, वो मिट्टी में खेलने वाले बच्चे जब हाथ धोकर खाना खा लेते तो ठीक है, हम जब जनरली छोटे होते हैं तो बोलते हैं कि हाथ धोकर खाना खाना चाहिए, और वैसे भी हाथ धोकर ही खाना खाना चाहिए। तो अगर हाथ नहीं धोते हैं छोटे बच्चे तो वो मिट्टी में अगर उनके हाथ है और उन्होंने साफ भी कर दिए, लेकिन फिर भी अगर इसका कुछ भी स्पोर अगर हाथों में रह गए तो इसके स्पोर हमारे अंदर जाकर जो इम्यूनेटेड एग होते हैं, बेसिकली मैं समझाऊंगा आपको, वो अंदर जाकर डेवलपमेंट करके बड़े बड़े वाइट कलर के कृमि के रूप में बन जाते हैं। और छोटे छोटे बच्चों में आपने जनरली देखा होगा एक डिजीज हो जाती है कि वो जब उनके पेट में दर्द होना, डायरिया, बार बार लेटरिन जाना और उनके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं पेट के अंदर से होते पेट के कीड़े, वो बेसिकली यही है। और इंसानों में ये जनरली देखने को मिलता है एस्केरिस लुब्रिकोइडस, ठीक है। हालांकि मेट्रोनिडाजोल वगैरह टेबलेट देके इनको सही किया जा सकता है, इनको मारा जा सकता है, पर फिर भी ये जनरल वर्म है जो हमारे अंदर डिजीज कोज करता है। उसके डिजीज का नाम क्या है? एस्केरियोसिस। ओके, अब देखिए मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस है। जैसा मैंने कहा कि जनरली जो फीमेल होती है वो स्ट्रेट होती है, बिल्कुल सीधी होती है, बिल्कुल टेढ़ी नहीं होती है, जबकि इनमें जो मेल होते हैं वो टेढ़े होते हैं नीचे से। यानी कि आपको ये तो ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा, फीमेल जो होती है वो लंबी होती है, मेल जो होता है वो छोटा होता है। तो वैसे भी जब बायोलॉजी के लैब में आप देखते हैं तो वहाँ पर भी इनके सैंपल पड़े रहते हैं। ये जनरली बड़ा है, स्ट्रेट है तो समझ जाओ वो क्या है, फीमेल है। छोटा है उसके जैसा लेकिन पीछे से क्या है, मुड़ा हुआ है, टेढ़ा है, तो क्या है, मेल है। अब यहाँ जो ये मेल जो होता है इसके अंदर ये जहाँ मुड़ता है वहाँ पर ये पीनियल स्पाइक्यूल्स पाए जाते हैं। ये पीनियल स्पाइक्यूल्स मेल ऑर्गन है जो इनके अंदर गैमेट को रिलीज करवाते हैं। और क्लोएका क्या होता है? क्लोएका होता है मेरा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है, प्लस रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट, यानी रिप्रोडक्शन के लिए और एक्सक्रीशन के लिए कॉमन पाथवे होता है क्लोएका। दोनों चीजें यही से ये क्या करेंगे, डिप्लिकेशन भी यही से करेंगे और रिप्रोडक्शन के लिए भी यही पाथ। तो क्लोएका फीमेल में भी होगा, एक्सक्रीटरी बोर्ड अलग से, ठीक है। देखिए एक्सक्रीटरी बोर्ड अलग से, माउथ भी लेटरल लाइन बीच में होती है, ठीक है, मेल में भी होती है, फीमेल में भी होती है। ओके, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मेल छोटे नीचे से टेढ़े, फीमेल लंबी और बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। ओके, चलिए अब चलते इसी के अंदर हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ कहाँ होते हैं। तो इसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में थोड़ा खोल के बताते हैं। चलिए देखिए, क्लियर कट बिल्कुल उसी के अनुप्रस्थ काट को बताया गया है। ये भी क्या है, एस्केरिसी, वही सेम। इसमें देखिए यहाँ पर
क्या लिखा हुआ है? कॉपुलेटरी सीटा, जहाँ वहाँ पर पीनियल सीटा लिखा हुआ था, ये कॉपुलेटरी सीटा, नीचे से क्या है, जुड़ा हुआ है, तो ये क्या स्टेट है, ये फीमेल, ओवेरी, ओविडक्ट, नजर आ रहा है, अंडाशय और अंडनलिका, तो किसमें होगी, मेल में कि फीमेल में? फीमेल में होगी, ये फीमेल का डायग्राम है, ठीक, इसकी विजाइना बोलूँगा ये इस जगह पे होता है, ठीक है, रेक्टम अलग से है, जबकि इसके अंदर ऐसा नहीं है, देखिए रेक्टम और कॉपुलेटरी ऑर्गन, इजैकुलेटरी डक्ट दोनों एक जगह पे खुल रही है, जिसे क्या बोलते हैं, क्लोएका। तो यहाँ पर ये क्लोएका जो है ये कॉमन पाथवे, क्या है, कॉमन पाथवे, यानी कि एक्सक्रेटरी यानी इजैकुलेटिंग डक्ट भी यही खुलती है, रेक्टम भी, मलाशय भी यही खुल रहा है, मलाशय भी यही खुलता है, और स्क्लन नलिका, स्क्लन नलिका क्या रिलीज करेगी, स्पर्म, तो स्पर्म भी यहीं से इजेक्ट होते हैं, मलाशय भी यहीं से इजेक्ट होते हैं, और ये कॉपुलेटरी सीटा जो फीमेल को पकड़ने का काम करेगा, ठीक है, ये कॉपुलेटरी सेक्ट, देखो मेल के अंदर टेस्टीज है, वृषण, सेमाइनल वेसिकल, शुक्राशय, वासा डिफरेंस, तीनों मेल ऑर्गन मौजूद है, तो ये मेल और ये मेल ऑर्गन हो गया, टेढ़ा है, ये फीमेल हो गई, ठीक है, हालांकि ये लंबी होती है, फिर बोल रहा हूँ, ठीक है, अब बाकी सबसे फेरिंक्स, फेरिंक्स कैसी होती है, मस्कुलर फेरिंक्स, ठीक है, इंटेस्टाइन नॉन मस्कुलर, ठीक है, इसमें भी मस्कुलर, नॉन मस्कुलर, इंटेस्टाइन, इसमें भी कंप्लीटली इंटेस्टाइन, ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा, एस सीरीज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ध्यान से समझ लीजिएगा, क्लोएका इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें एनस है, मेल के अंदर एनस, फीमेल के अंदर एनस होता है, इसमें क्लोएका होता है, यहाँ मलाशय किसमें यहाँ पे खुल रहा है, क्लोएका में, यहाँ मलाशय किसमें खुल रहा है, मलद्वार, एनस, मलद्वार अलग से, ठीक है, जबकि यहाँ पर विजाइना अलग से, योनि ये अलग है, ठीक है, चलो नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। अब देखो ये जो हम बात कर रहे थे कि कॉमन नॉर्मल स्टेज को बोलते हैं, ये सारे एग्जाम्पल याद रखिए, ठीक है, अब मैं बात करूंगा ब्लड साइकिल की, ये कैसे डिजीज कोज करता है हमारे, हालांकि ये सभी पॉइंट्स जो ह्यूमन हेल्थ और डिजीज के अंदर डिस्कस किए जा चुके हैं, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ और डिजीज में एस्केरियोसिस रोग जो होता है उसी का डायग्राम है, लेकिन फिर भी आप लोग समझ लीजिए एक बार, हमने अभी कहा कि अगर वो हाथ धोकर नहीं खाते हैं तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, कोई इन्फेक्टेड मेल है, ठीक है, इन्फेक्टेड मेल ने क्या किया, वो जो फेसेज है उसकी, गांव देहात में क्या होता है कि लोग जनरली खेतों में या बाहर जाकर दोनों में करते हैं, तो वहाँ पर जो फेसेज है वो वहाँ की मिट्टी में मिल जाती है, तो जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसमें स्पोर्ट्स भी होंगे, तो उसके फेसेज में ये स्पोर्ट्स चले जाते हैं और मिट्टी के अंदर रहते हैं, तो ये मिट्टी जब हवा के साथ उड़ती है तो स्पोर्ट्स भी उड़ते हैं, ठीक है, तो ये स्पोर्ट्स अगर उस मिट्टी के अंदर रखें और अगर उस मिट्टी में बच्चे खेल रहे हैं तो उनके अंदर ये स्पोर्ट्स उनके हाथों में लग जाएंगे, अनफर्टिलाइज्ड एग है, विल नॉट अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट, बट अगर फर्टिलाइज्ड एग है तो वो अगर उसके हाथों में लग गए तो वो जो है वो जब डेवलपमेंट करेगा तो धीरे धीरे वो थर्ड स्टेज ऑफ इम्यूनिटी स्टेज, देखिए इम्यूनेटेड एग, दिस इज द इन्फेक्टिव स्टेज इन ह्यूमन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मैंने अभी भी कहा था कि जो एस्केरिस होता है या कोई भी कृमि होता है वो 4 बार मोल्टिंग करता है, डेवलपमेंट के समय में 4 बार मोल्टिंग करता है, यानी अपनी शरीर को उतारता है, कितनी बार उतारता है, जनरली 4 बार, उसकी क्यूटिकल जो होती है वो उतारता है, वो 4 बार उतारेगा तब वो एडल्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है, यहाँ पर भी वही हुआ है। सबसे पहले ये एम्ब्रियोनेटेड एग जो है ये इन्फेक्टिव स्टेज जब ह्यूमन के अंदर एंटर करती है, ये याद रखना, इन्फेक्टिव स्टेज, इंसान के लिए इन्फेक्टिव स्टेज ये नहीं है, अनफर्टिलाइज्ड एग होंगे तो कुछ नहीं होगा, वो चले गए तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर एम्ब्रियोनेटेड एग को इंजेस्ट कर लिया है इंसान ने, वो गया उसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, देखो लिखा हुआ है साफ साफ, sold re-entering larva are cupped up and swelled up re-entering the gastrointestinal tract, maturation proceeds in the small intestine,
तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये मैच्योरेशन प्रोसेस चलेगा। तो होता क्या है जनरली, ये एम्ब्रियोनिक गया कहाँ पर, इंटेस्टाइन में खाने के साथ, ठीक। फिर ये क्या करता है, वहाँ से एब्जॉर्ब हुआ ब्लड में, ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाएगा, नो डाउट हार्ट में, हार्ट से फिर लंग्स में, लंग्स से फिर लंग्स से के अंदर इसको सूटेबल इन्वायरमेंट मिलता है। लंग्स में जब इसको सूटेबल इन्वायरमेंट मिलेगा तो ये यहाँ पर थोड़ा ग्रोथ करेगा, और जब हम कफ करेंगे या जब हमें कफ आएगी तो ये हमारी श्वास वाहिकाओं, श्वास वायुओं से होता हुआ हमारी श्वास नली में जाएगा, और श्वास नली से जब अगर हमने ये यहाँ हमारी कंठनली में आकर अटक जाएगा, अगर बाहर चला गया तब तो कोई बात नहीं, अगर उसको हमने वापस से अंदर ऐसे करके वापस अंदर ले लिया तो फिर ये इंटेस्टाइन में वापस पहुंच जाएगा। और जब ये इंटेस्टाइन में वापस पहुंच जाता है, जैसे लिखा है री एंटरिंग द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मैच्योरेशन प्रोसीड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर यहाँ पर ये मैच्योर होने लगेगा और फिर ये एडल्ट स्टेज में आ जाएगा। फिर ये लार्वल कंडीशन जो होगी ये बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, और क्रमी जो होगा वो बड़ा होगा, फिर आपके इंटेस्टाइन में ये डिजीज कोज करेगा और फिर पेट दुखना स्टार्ट, या आपके इंटेस्टाइन की जो वॉल होगी उस वॉल के अंदर छेद कर देगा, ठीक है, उस आपके अंदर यहाँ पर अल्सरेशन होने लगेगा, खून निकलने लगेगा अंदर ही, ठीक है, तो जो पैसेज होंगे उनमें ब्लीडिंग आने लगेगी, ठीक है। तो ये एस्केरियोसिस डिजीज के कैरेक्टरिस्टिक है जो मैंने शॉर्ट में समझा है, हालांकि ये डिटेल में पूरा का पूरा ह्यूमन हेल्थ और डिजीज में हम पढ़ चुके हैं, फिर भी याद रखिएगा, ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट इम्यूनिटेड आर द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द एस्केरिस, नंबर फर्स्ट। नंबर टू, जनरली कैसे फैलता है, अगर हम साफ सफाई नहीं रखेंगे, हाथों का खाना नहीं खाएंगे तो भी ये फैल सकता है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। एडल्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों को दिखाया गया है, मेल एंड फीमेल। देखिए मेल को यहाँ से लास्ट में क्या कर दिया, राउंड, फीमेल के अंदर ऐसा कोई राउंड नहीं है, लास्ट में जाकर ये राउंड नहीं हो रहा है, ठीक है, ये स्ट्रेट ही रहता है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से ये आपको याद रखने हैं। यहाँ पर भी लिखा है कि इन्फेक्टिव स्टेज और डायग्नोस्टिक स्टेज। डायग्नोस्टिक स्टेज कौन सी होगी, ये दोनों डायग्नोस्टिक स्टेज है, जबकि इन्फेक्टिव स्टेज ये है। ओके, चलिए, इस तरह से आपका कंप्लीट होता है एस्केरियंस गोइंग टू बी कंप्लीट। डन। सौथी सवाया अमे सौथी शानदार, महर्षि गुरुकुल नो असवायो